हेलो व्यूअर्स, कैसे हो आप सब लोग। स्टडी है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय पर। व्यूअर 2-3 दिन से कुछ व्यस्त होने के कारण जो है मैं वीडियो ज़्यादा अपलोड नहीं कर पाया हूँ। इसके लिए माफ़ी चाहूँगा मैं आपसे, क्योंकि अब कॉलेजेस कुछ शुरू हो चुके हैं। तो अब तक मैं आपको इंट्रोडक्शन देता था अपना फॉर्मर प्रिंसिपल ऑफ विद्योत्मा गर्ल्स पीजी कॉलेज खतौली डिस्ट्रिक्ट मुजफ्फरनगर। तो अब कॉलेज चेंज कर लिया है, अब है मेरा भगवती कॉलेज ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी मेरठ। ठीक है, यहाँ पर मैं कॉमर्स का एचओडी हूँ। तो थोड़ा सा आप कॉलेज मैंने ये वाला ज्वाइन कर लिया है, कॉलेज ओपन हो चुके हैं, इसके कारण काफ़ी समय कॉलेज में निकल जाता है, तो इस वजह से वीडियो कुछ अपलोड नहीं कर पा रहा हूँ। लेकिन धीरे धीरे 3-4 दिन के अंदर मैं पहले की तरह ही टाइम निकाल के आपको मैं पहले की तरह तैयारी में जरूर कराऊंगा। ठीक है व्यूअर्स, चलिए डिस्कस करते हैं। इसमें जो इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स का जो हमारा टॉपिक चल रहा था, उससे मैंने 2 पार्ट अपलोड किए थे। इसमें थर्ड पार्ट जो है वो मैं आज आपसे डिस्कस करूंगा। तो वो है हमारा वाणिज्यिक नीति, ठीक है, कमर्शियल पॉलिसी। क्वेश्चन नंबर 1 है कि निम्नलिखित में से कौन सा अर्थशास्त्री टटकर संघ के विचार से नहीं जुड़ा है। तो ऑप्शन ए है पाल सैमुअलसन। क्वेश्चन 2, यदि घरेलू उपभोक्ताओं की मांग अनंत लोचशील और विदेशी आपूर्तिकर्ताओं की पूर्ति पूर्णतः बेलोचदार है, तब समग्र प्रशुल्क, तो ऑप्शन बी करेक्ट है कि विदेशी उत्पादकों द्वारा देय होगा। क्वेश्चन थर्ड है कि तटकर यानी कि प्रशुल्क का अनुकूलतम स्तर उस बिंदु पर होता है जिस पर प्रस्ताव वक्र की लोच होती है। तो ऑप्शन नंबर इसमें आपका ए करेक्ट है, इकाई। ठीक है, और इससे रिलेटेड जो एक फार्मूला भी होता है, देखिए वो नीचे बॉक्स में एक्सप्लेनेशन में दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 5, अनुकूलतम प्रशुल्क उच्चतम तब होगा जब प्रस्तावित वक्र की लोच होगी। ऑप्शन डी 1। ठीक है, क्वेश्चन 5, अवमूल्यन द्वारा एक देश का भुगतान शेष केवल तभी सुधर सकता है जब उसके आयातों और निर्यातों की मांग की लोचों का योग हो। ऑप्शन बी 1 से अधिक। क्वेश्चन नंबर 6 है कि यदि आयात की मांग की लोच 1 से अधिक है, तब अवमूल्यन से आयात का मूल्य, ऑप्शन बी, घटेगा। क्वेश्चन नंबर 7, एक जैव वक्र प्रभाव का विदेशी विनिमय प्रबंध के क्षेत्र में अर्थ है। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, अधिशेष प्रेक्षण से पूर्व अवमूल्यन के बाद बीओपी में एक घाटा किया जाता है। क्वेश्चन 8, प्रशुल्क है। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है, प्रशुल्क जो होता है वो एक कर होता है। देखिए, प्रशुल्क वस्तुओं पर लगाया गया एक कर या शुल्क होता है जब वे राष्ट्रीय सीमा में प्रवेश करती है अथवा सीमा से बाहर जाती है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9, प्रशुल्क के कारण। तो देखिए ऑप्शन डी करेक्ट है, तीनों ही रीजन बिल्कुल करेक्ट हैं कि घरेलू उत्पादकों के अतिरेक में वृद्धि होती है और सरकार के राजस्व में भी वृद्धि होती है और घरेलू उपभोक्ताओं के अतिरेक में भी कमी होती है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10 है कि एक देश का व्यापार शेष निम्न में से किसके आयात और निर्यात के मूल्यों पर आधारित होता है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, केवल दृश्य मदों पर। क्वेश्चन 11, विदेशी व्यापार नीति 2004 से 9 के अंतर्गत तारांकित निर्यात गृहों को वर्गीकृत किया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है, 5 श्रेणियों में। देखिए, विदेशी व्यापार नीति के 1-2 क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं हर एक कंपटीशन में। तो जो विदेशी व्यापार नीति थी 2004 से 9, इसके अंतर्गत जो इसको तारांकित एक्सपोर्ट हाउसेस कहते हैं, इसको 5 श्रेणियों में डिवाइड किया गया था। ठीक है, और जो विदेशी व्यापार नीति 2015 से 2020 है, इसमें भी जो थी इसकी संख्या वो 5 ही है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर है आपका 12, वर्ष 2005-6 में भारत के वस्तु निर्यातों की मात्रा इस स्तर को पार
कर गई है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है इसमें, 100 बिलियन। क्वेश्चन नंबर 13 कि निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है? व्यूअर्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और 2009 में आया हुआ है जीआईसी के पीजीटी में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, पहले भी आ चुका है क्वेश्चन। ठीक है, यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। क्वेश्चन नंबर 14 कि भारतीय निर्यात को प्रोत्साहित करने के लिए इंडिया ब्रांड इक्विटी फंड किस मंत्रालय द्वारा स्थापित किया गया है? तो ऑप्शन नंबर ए, वाणिज्य मंत्रालय। ठीक है, चलिए देखिए क्वेश्चन 15 है, इसमें आपको दो कथन दिए गए हैं कि विगत वर्षों में भारत की मूल्य अनुसार निर्यात संरचना में हीरा जवाहरात का महत्व बहुत बड़ा है। ठीक है, और जो कारण दिया गया है इसमें वो ये है कि भारत में हीरा एवं बहुमूल्य पत्थरों का जो उत्खनन है वो बहुत बड़ा है। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन नंबर सी गलत है, आपका ए जो पॉइंट है वो बिल्कुल ठीक है। ठीक है, कि विगत वर्षों में भारत की मूल्य अनुसार निर्यात संरचना में हीरा जवाहरात का महत्व बहुत बड़ा है, लेकिन जो इसका एक कारण है, जो रीजन है, ये गलत है। क्वेश्चन नंबर 16 है कि वर्तमान में विश्व निर्यात व्यापार में भारत का प्रतिशत अंश है। तो ऑप्शन नंबर आपका इसमें बी करेक्ट है, 0.8%। अब एक चीज आपको ये ध्यान रखनी है कि ये जो जब प्रश्न आया था तो उस समय पे विश्व निर्यात में भारत का जो हिस्सा था वो 0.8% था। ठीक है, लेकिन मई 2020 तक जो वर्ल्ड इंटीग्रेटेड ट्रेड सॉल्यूशन द्वारा जो आंकड़े जारी किए गए थे उसके अनुसार जो अंतर्राष्ट्रीय आयात और निर्यात है उसमें भारत की भागीदारी वो 2.02% तथा 1.51% है। क्वेश्चन 17 है कि वर्तमान में विश्व व्यापार में भारत भारतीय विदेशी व्यापार का हिस्सा है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है कि 0.5% और 1.0% के बीच। क्वेश्चन 18 किसी विदेशी मुद्रा के रूप में एक देश की मुद्रा के बाह्य मूल्य में नीति निर्देशित सप्रयास कमी को कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका ए है। ठीक है, अवमूल्यन। क्वेश्चन नंबर 19 बहुत इंपॉर्टेंट है और कई बार आ चुका है, मैं बता भी चुका हूं कि भारतीय रुपये का प्रथम बार जो अवमूल्यन है, डिवैल्यूएशन है, वो कब किया गया था? तो वो किया गया था सन 1949 में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, जो भारतीय रुपये का प्रथम बार अवमूल्यन 19 सितंबर 1949 को किया गया था। दूसरी बार जो किया गया था वो 6 जून 1966 को किया गया था और तीसरी बार किया गया था जुलाई 1991 में। ठीक है, तो इस प्रकार अब तक तो जो है वो रुपये का मूल्यांकन 3 बार जो है वो अवमूल्यन किया जा चुका है। ठीक है, जो 1991 में किया गया था अवमूल्यन वो आंशिक अवमूल्यन था। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 20, ये देखिए आपको मैचिंग दे रखा है। ठीक है, तो हम सीधे सीधे इसमें आंसर की तरफ चलेंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसमें जो है आपका ए करेक्ट है ना। जो आयात अधिकार योजना है वो आयात नीति से संबंधित है 1975-76 से। जो आयात निर्यात पासबुक है वो आपकी निर्यात आयात नीति है 1985 से। जो स्वर्ण स्थिति प्रमाण पत्र है वो निर्यात आयात नीति 1999 और 2000 से संबंधित है। ठीक है, और जो आपके स्पेशल इकोनॉमिक जोन की स्थापना है वो निर्यात आयात नीति 2000 से संबंधित है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपका इसमें ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 21, जो आपका क्रय शक्ति क्षमता है, ठीक है, तो उसके मामले में भारत की क्रम संख्या क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है, 4। क्वेश्चन नंबर है आपका 22 कि निम्नलिखित में से कौन उदारीकरण और भूमंडलीयकरण का उद्देश्य नहीं है?
देखिए इसमें आपका जो है ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है कि गरीबों की आर्थिक सहायता में वृद्धि करना। क्वेश्चन 23 कि निम्नलिखित में से कौन सा एक भूमंडलीकरण का अस्त्र नहीं है? तो ऑप्शन सी करेक्ट है, सार्वजनिक क्षेत्र की इक्विटी का विनिवेश। ठीक है। क्वेश्चन 24 देखिए नीचे आपको कुछ स्टेटमेंट दे रखे हैं, आपको उस पर विचार करना है और आपसे पूछा जा रहा है कि उपयुक्त कथनों में से कौन से सही हैं। तो आपका इसमें ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। ये 2001 में आया हुआ है, जो स्क्रीन पे क्लियर आ नहीं रहा है, तो 2001 में है। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए मीन्स कि दो आपके कथन सही हैं, 1 नंबर और 2 नंबर, कि विदेशी विनिमय ऋण को प्राप्त करने के लिए स्वर्ण गिरवी रखना पड़ा, और 2 है नंबर की ऋणदाता देश को भौतिक रूप से स्वर्ण हस्तांतरण करना पड़ा। क्वेश्चन 25 फेरा के स्थान पर कौन सा अधिनियम बनाया गया? ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है इसमें, फेमा। ठीक है, ये भी कई बार एग्जाम में आया हुआ। जो फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट था फेरा, वो वर्ष 1973 में पारित हुआ था। ठीक है, और वर्ष 1974 में प्रभाव में आया। तो इसके स्थान पर जो फेमा है वो बनाया गया था। तो फेमा को सन 1999 में तो पारित किया गया था, और 1 जून 2000 से फेरा के स्थान पर आंशिक रूप से लागू किया गया था। ठीक है, और फेमा को पूर्ण रूप से वर्ष 2002 में लागू किया गया था। इसका जो मेन उद्देश्य ये था कि विदेशी मुद्रा से संबंधित कानून को समेकित करना और सरल बनाना था, ताकि विदेशी व्यापार और भुगतान को सुविधाजनक बनाया जा सके। ठीक है, और भारत में विदेशी मुद्रा का निर्विघ्न रूप में विकास किया जा सके और इसे बनाया जा सके। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 26 है, किस वर्ष में विदेशी विनिमय अधिनियम, ठीक है, का प्रतिस्थापन हुआ और विदेशी विनिमय प्रबंधन अधिनियम हुआ? अब देखिए इसमें जो ऑप्शन दिए गए हैं उसके हिसाब से तो सही नहीं है, क्योंकि जो है 2 चीज़ें बताई अभी कि 1 जून से तो फेरा के स्थान पर जो फेमा को लागू किया गया 1 जून 2000 से, है ना, और 2002 से जो था वो उसको पूर्ण रूप से लागू किया गया। तो स्टार इसलिए बना रखा है कि इसमें जो दे रखे हैं वो थोड़े से कंफ्यूजिंग वाले हैं। तो ऐसे क्वेश्चन जिन पे स्टार बने होते हैं, इवैल्यूएशन के समय ऐसे क्वेश्चंस को हटा दिया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन है आपका 27 कि फेमा संबंधित है। जो फेमा संबंधित है वो विदेशी विनिमय के एक्चुअली प्रबंधन से संबंधित होता है। ठीक है, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट विदेशी विनिमय के प्रबंधन से संबंधित होता है। क्वेश्चन 28 है कि अनुचित व्यवहार किसमें शामिल किया जाता है? तो ऑप्शन सी MRTP एक्ट में। 29 निम्नलिखित में से किस समिति ने MRTP एक्ट के स्थान पर कंपटीशन लॉ का सुझाव दिया था? तो ऑप्शन बी SVS राघवन समिति। ठीक है, इसके बारे में देखिए 1-2 बातें और आप थोड़ा ध्यान से समझें कि जो लास्ट की लाइनें हैं कि सन 2002 में कंपटीशन एक्ट अधिनियमित हुआ, और इसी संदर्भ में भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग का गठन केंद्र सरकार द्वारा 14 अक्टूबर 2003 को किया गया। ये आता है, तो इसमें आपको डेट याद रखनी है, 14 अक्टूबर 2003। ठीक है, क्वेश्चन 30 है कि निम्नलिखित में से द्विपक्षीय विधियों की पहचान करें। तो तीनों यहाँ देखिए ऑप्शन डी करेक्ट है, उपयुक्त सभी। भुगतान करार भी है, समाशोधन करार भी है, और स्थानांतरण प्रतिबंध भी है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन है आपका 31 की अदृश्य व्यापार संदर्भित करता है। तो इसका सही आंसर है आपका सेवाओं का व्यापार। ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट है। क्वेश्चन 32 कि आयात की औसत प्रवृत्ति होती है। तो ऑप्शन ए करेक्ट है कि कुल आयात
अपॉन समग्र राष्ट्रीय आयात। ठीक है। क्वेश्चन 33 कि विदेशी व्यापार में सरकार के हस्तक्षेप की नीति कहलाती है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है आपका, स्वतंत्र व्यापार। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34 मुक्त व्यापार क्षेत्र उसे कहते हैं। ऑप्शन ए करेक्ट है, जहां बिना नियंत्रण के व्यापार होता है। ठीक है। देखिए, इसको हम इंग्लिश में कहते हैं फ्री ट्रेड एरिया, और कहीं कहीं पर जो है वो FTA भी लिखा जाता है, तो आपको ध्यान रखना है इसके बारे में। क्वेश्चन 35 है कि आयात और निर्यात पर किसे आरोपित किया जाता है। तो ऑप्शन बी करेक्ट है, सीमा शुल्क। 36 चुंगी संघ का संबंध निम्न में से है। निम्न से है, तो देखिए तीनों से है, द्वितीय श्रेष्ठ सिद्धांत और व्यापार सृजन प्रभाव और आर्थिक एकीकरण। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन 37 है आपका कि अंतरराष्ट्रीय व्यापार में संरक्षणवाद का अर्थ है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका इसमें करेक्ट है कि प्रतिबंधित व्यापार नीति। ठीक है। चलिए, ये देखिए डिटेल में आपको इसलिए दे रहा हूं ताकि आप इसकी डीप स्टडी कर सकें। क्वेश्चन 38 है कि शिशु उद्योग तर्क की व्याख्या अक्सर निम्न संदर्भ में की जाती है। तो ऑप्शन सी करेक्ट है, संरक्षण। 39 कि नवीन उद्योग को संरक्षण प्रदान करने की नीति का आधार है। ऑप्शन सी करेक्ट है आपका इसमें, सॉरी, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है आपका, शिशु उद्योग तर्क। ठीक है। क्वेश्चन 40 शिशु उद्योग तर्क का समर्थन किसने नहीं किया। तो ऑप्शन नंबर आपका इसमें ए करेक्ट है, एडम स्मिथ। ठीक है। क्वेश्चन 41 निम्नलिखित में से किस अर्थशास्त्री ने अंतरराष्ट्रीय व्यापार में संरक्षणात्मक नीति का समर्थन किया। ऑप्शन ए हैमिल्टन तथा एफ लिस्ट। क्वेश्चन 42 अलेक्जेंडर हैमिल्टन और फ्रेडरिक लिस्ट अंतरराष्ट्रीय व्यापार के संदर्भ में किस तर्क के साथ जुड़े हैं। ऑप्शन बी शिशु उद्योग तर्क। क्वेश्चन 43 कि औद्योगिक सुरक्षा हेतु शिशु उद्योग तर्क का प्रतिपादन किया गया। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, फ्रेडरिक लिस्ट द्वारा। और व्यूअर्स, लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, क्वेश्चन 44 कि किस आधार पर संरक्षण शुल्क बनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसमें करेक्ट है आपका, देशानुसार विभेद के आधार पर। ठीक है व्यूअर्स, चलिए ये आपका थर्ड पार्ट है। इससे आगे के क्वेश्चन जो है वो मैं आपको अगली वीडियो में डिस्कस करूंगा, और ये मेरा वादा है कि मैं आपको जो है 2-3 वीडियो लगभग डेली देने की कोशिश करूंगा। जैसे ही कोई छुट्टी वाला दिन आता है तो कम से कम 7-8 वीडियो जो है उस दिन मैं आपसे अलग अलग टॉपिक पर डिस्कस करूंगा, क्योंकि अभी हमारा अकाउंट्स का पोर्शन भी रह रहा है और काफ़ी सारे टॉपिक्स रह रहे हैं। तो ये मैं कॉमन टॉपिक इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि इसमें से आपके कॉमर्स में भी और इकोनॉमिक्स में दोनों में मिले जुले टॉपिक्स आते हैं। ठीक है। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की अगर हम तैयारी कर लेते हैं तो इसका मतलब हमारी लगभग 75% तैयारी तो हो ही जाती है, क्योंकि डिफरेंट टाइप की सेट्स के हैं और डिफरेंट आपके कंपटीशंस के क्वेश्चंस हैं। ठीक है व्यूअर्स, चलिए वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक है, बाय बाय।